हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन और एक नए वीडियो में, जिसमें कि हम देखेंगे आज जुलाई मंथ का जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो करंट से न्यूज़ है उनको आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो कि हम कंप्लीट करंट अफेयर को हम जो न्यूज़ में रहा जो जुलाई मंथ में का इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जो भी न्यूज़ बनेगी उसको देखेंगे। इसमें कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट है और ऑल करंट टॉपिक जो मतलब कि जो अभी जुलाई मंथ में करंट सिचुएशन में रहे जो टॉपिक है उनके बारे में देखेंगे। और इसमें रामसर साइट है, कौन सी रामसर साइट है उनके बारे में देखेंगे। जैन कोरबा ट्राइब है, कितनी रामसर साइट है, जैन कोरबा ट्राइब क्या है इनके बारे में देखेंगे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो न्यूज़ है उसको आज हम रिलेटेड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एमसीक्यूज के माध्यम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो न्यूज़ रहेगी उसको हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उन सभी न्यूज़ को हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में कुल कितने रामसर साइट मतलब कि करंट में अभी हम देखें तो भारत में कुल कितने रामसर साइट है। ए में 75, बी में 85 है और सी ऑप्शन में 90 है और डी ऑप्शन में 91। तो हम करंट में देखें तो पहले तो थी, तो पहले इसका सही आंसर देख लें। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर इसका 91। करंट में कितनी है अभी रामसर साइट 91, मतलब कि पहले थी कितनी 89 प्लस अभी 2 और न्यू जुड़ी है, तो कुल मिलाकर कितनी हुई 80 टू 91 रामसर साइट है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ देखेंगे। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन देखें हम, तो इसी रामसर साइट से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे हम कि भारत में कुल रामसर साइट के क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर तक फैला, मतलब कि जो अपना भारत है, भारत में देखें तो भारत में इसमें कि रामसर साइट का जो क्षेत्रफल है वो कितने एरिया में फैला। तो इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कितना है। तो इसमें ए में है 11.20 और बी में है इसमें 15.20 और सी में है इसमें 13.58 और डी ऑप्शन में इसमें 20.18। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में इसमें कुल रामसर साइट का क्षेत्रफल देखें हम तो 13.58 जो हेक्टेयर है जो हेक्टेयर में फैला हुआ है इसका रामसर साइट का जो क्षेत्र है। तो फिर देखें हम आगे देखें अगला क्वेश्चन देखें हम, भारत की पहली तटीय जनगणना कहाँ से शुरू हुई। तो इसमें देखें हम तो ए है इसमें जामनगर गुजरात, बी है भोपाल मध्य प्रदेश, सी है इसमें लखनऊ उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है इसमें राजस्थान। तो इसमें आप क्वेश्चन को मैप के थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसमें कहाँ पर जामनगर गुजरात में ये क्या हुई इसमें तटीय जनगणना हुई। तो हम सबसे पहले हम देख रहे हैं गुजरात की राजधानी क्या है अहमदाबाद। तो इसमें देखें हम गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ सेक्रेटरी देखें हम पंकज जोशी है। हाई कोर्ट देखते हैं तो हाई कोर्ट इसमें गुजरात हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के यानी कि गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के जो चीफ जस्टिस कौन है सोनिया अग्रवाल है और स्पीकर शंकर चौधरी है और मेंबर असेंबली कितनी है 182 है, जैसे कि ये शंकर चौधरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमने देखा पूरा गुजरात का जो डिटेल से हमने इसको समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में देखें तो कौन सी जनजाति है जो अपने 52 लोगों के साथ नागर होल टाइगर रिजर्व में जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि नागर होल टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कहाँ पर है, ये है कहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। तो इसमें देखें हम तो पहले तो इसको ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में देखें चैचू जनजाति, ऑप्शन बी में जैनु कुरवा जनजाति, ऑप्शन सी में देखें तो भारिया जनजाति और डी है इसमें कोरवा जनजाति। तो इसमें कौन सी जनजाति है जो कि अपने 52 लोगों के साथ नागर होल टाइगर रिजर्व में जो जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर थी कौन सी जनजाति, यहाँ पर थी जैनु कोरवा जनजाति। इसका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन, तो इसमें कोरवा जनजाति है। इसके बारे में देखें हम पहले कर्नाटक के बारे में देखें तो इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री देखें तो सिद्धार्थ रमन है और फिर इसमें गवर्नर है श्री थावरचंद गहलोत है और एस्टिब्लिशेशन मतलब कि इसका कब स्थापना हुई 1 नवंबर 1956, मतलब कि 1956 में इसका नाम क्या था यहाँ पर कर्नाटक का नाम क्या था मैसूर के नाम से जाना जाता। फिर इसमें 1973 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया कर्नाटक, मतलब कि जब कर्नाटक बना था ना तो कर्नाटक बना था कब 1 नवंबर 1956 को, तब उसका नाम क्या था, उसका नाम था किस नाम से जानते थे उसको मैसूर के नाम से जानते थे। और फिर इसका नाम कब परिवर्तन हुआ 1973 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया कर्नाटक, राजधानी क्या बैंगलोर है। और यहाँ का नृत्य देखें हम तो नृत्य क्या यक्षगान और नागमंडला। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे और फिर इसमें देखें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है डी के शिवा कुमार।
जो हैं, ठीक है ये। और फिर इसमें देखें हम चीफ सेक्रेटरी कौन है, रजनीश गोयल जी वाला। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि तस्वीर के माध्यम से मैंने तस्वीर भी लगा दिया है जिससे कि आप उनको पहचान भी सकोगे, ठीक है। अगर अब फिर इसमें देखें तो कुछ और है इसमें। यहाँ पर है लोकसभा सीट कितनी है, यहाँ पर देखो तो आप 12 सीट है, और राज्यसभा 28 सीट है। और यहाँ का हाई कोर्ट है कौन सा, कर्नाटक हाई कोर्ट है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ देखें हम बर्थ बर्थ कौन सी, इंडियन रोलर, जैसे कि आप इस डायग्राम में या तस्वीर में देख सकते हैं कौन सी है, इंडियन रोलर। और फिर यहाँ का फ्लावर है लोटस, जैसे कि आप इसमें देखेंगे क्या है, ये लोटस है। और फिर यहाँ पर यहाँ का मैमल्स देखेंगे तो मैमल से कौन, एलिफेंट है। और फिर यहाँ का ट्री देखें तो सैंडल ट्री, जैसे कि आप इस पेड़ को देख सकते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, सैंडलवुड के नाम से। इसे ट्री कौन सी है, सैंडलवुड, जो वृक्ष है सैंडलवुड का। तो इसको आप यहाँ देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के किस टाइगर रिजर्व में जैनु कुर्वा जनजाति जो कि बावन परिवार के साथ कब्जा कर लिया, मतलब कि जैनु कुर्वा जनजाति है जिसने अपने बावन परिवारों के साथ कहाँ पर कब्जा कर लिया, कौन से टाइगर रिजर्व में। तो इसके ऑप्शन के आधार पर हम देखते हैं। तो ए में है नागरहोल टाइगर रिजर्व, बी में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सी में भादरा टाइगर रिजर्व, और डी में इसमें तांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। तो इसमें कौन से टाइगर रिजर्व में इसने कि अपने 52 परिवारों को साथ इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कौन सा, नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपने 52 परिवार को साथ वहाँ की जो जमीन थी वहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने, जेन्यू कोरवा जनजाति ने। तो इसका यहाँ पर आप इसको देख भी सकेंगे, कौन से टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व में। तो अब इसके बारे में हम देखें, अब इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं इसमें कि क्या क्या है, इसका एरिया कितना है। हम सबसे पहले देखें कि नागरहोल टाइगर रिजर्व की, नागरहोल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल देखें तो 847, मतलब कि 847.98 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि इतना क्षेत्रफल में यह फैला है। कौन सा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। और सेकंड इसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कितना है, एक एरिया कितना, एरिया क्षेत्रफल इसका एरिया का 868.63 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 868.63 वर्ग किलोमीटर का ये अपना स्थान है, मतलब कि क्षेत्र तक फैला हुआ। कौन सा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सेकंड इसमें भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व कितना एरिया है इसका, 492.46 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 492.46 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ। अब अगला है इसमें, अगला टाइगर रिजर्व कौन सा, तांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। ये कब बना, ये बना 2007, मतलब कि 2007 में बना। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 1300 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1300 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। कौन सी का, तांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और किस एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से टाइगर रिजर्व का है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर है कौन सा, तांडेली अंसी। इन तीनों एरिया दे दिया जाएगा, और ये फोर्थ भी दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको सीक्वेंस के आधार पर पता होना चाहिए कि कौन सा, और फिर इसके बाद कौन सा, फिर इसके बाद कौन सा। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले कौन सा, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व का, इसको मैं बतलाता हूँ आपको। फर्स्ट में बांदीपुर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा क्या इसमें, नागरहोल, थर्ड आ जाएगा इसमें भद्रा टाइगर रिजर्व, और फोर्थ आ जाएगा इसमें कौन सा, जी कौन सा, तांडेली अंसी। ठीक है जी, सीक्वेंस हुआ। मतलब कि सबसे ज्यादा तो हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, इसमें इसमें आएगा 4, 4 के बाद क्या है इसमें 4, 2, 1 और 3, ये सीक्वेंस है। तो आप इसको सीक्वेंस में जमा सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, तांडेली का। और फिर सेकंड है इसमें, सेकंड है कौन सा इसमें, बांदीपुर का। और थर्ड है इसमें नागरहोल का। ये कौन सा है, दांडेली। और फिर इसमें कौन सा है, बांदीपुर। और फिर इसमें लास्ट थर्ड है इसमें कौन सा है, इसमें थर्ड वाला देखे तो हम इसमें कौन सा है, नागरहोल। और फोर्थ देखे तो इसमें कौन सा है, इसमें फोर्थ देखे हम तो इसमें है भद्रा टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसमें आपको सीक्वेंस के आधार पर भी यहाँ पर बनना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दुनिया का सबसे लंबा केला भारत के किस राज्य में है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा केला भारत की किस राज्य में है। ए में है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी है इसमें लक्षद्वीप, सी है इसमें कर्नाटक, और डी है इसमें तमिलनाडु। तो इसमें कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जो दुनिया का सबसे लंबा केला, जैसे कि आप इसे तस्वीर में या पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसमें कहाँ पर है ये ऑप्शन, इसमें ए
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट। क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दुनिया का सबसे लंबा किला है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे। तो ये तो हुई हमारी एमसीक्यूज के माध्यम से हमने जो क्वेश्चन को देखा। अब देखते हैं इसमें कि जुलाई मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट है, करंट को हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखें जुलाई मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट देखते हैं, करंट अफेयर। तो इसमें करंट अफेयर में देखें जुलाई मंथ के जो पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हमने रामसर साइट के बारे में देखा कि 91 स्थल है जो कि 13.58 लाख हेक्टेयर तक फैले हैं। कब? 2025 में। और इसमें पहली बार तटीय गणना कहाँ पर हुई? जैसे कि हमने एमसीक्यूज में देखा था, कहाँ पर? गुजरात में हुई। ठीक है, तो फिर सेकंड इसमें दुनिया का सबसे जंगली किला था जो कि कालक्रम के अनुसार पर कहाँ पर था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और फिर एक और देखा था हमने इसमें कि मई 2025 में जो कोरबा जनजाति है, जैसे कि इसमें 52 परिवारों के साथ अपने कहाँ पर? कर्नाटक की कौन सी? नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो अब देखें हम इसमें रामसर साइट का हिस्सा भारत कब से बना था? इसमें 1982 में बना। और फिर भारत में कुल वर्तमान साइट कितनी? 91 है जो कि 13.58 लाख किलोमीटर हेक्टर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 है और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 है। और जैसे तटीय जनगणना के बारे में 2025 में तटीय जनगणना कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में हुई। और फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी अन्य महत्वपूर्ण बातें को भी देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत की पर्यावरण समस्या की जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और अन्य प्रकार के जो अन्य प्रदूषण है जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए पर्यावरण के जीवों को आसपास वातावरण, जबकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना जिसमें कि पर्यावरण के बीच में कुछ क्रिया मिलती है, जैसे कि वैज्ञानिक यहाँ पर इसके क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद वो बतलाते हैं कि इसमें की क्या सिचुएशन खराब है और उसके आधार पर जो पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के ये कार्य करते रहते हैं, कई शोध के माध्यम से ये बताते रहते हैं। और फिर इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून के नीतिगत के जो महत्वपूर्ण है कब का? 1972 का। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा? इसमें 1972 का। और वन संरक्षण अधिनियम कब का है? इसमें 1980 का। तो अब इसमें की अन्य महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं हम कि अन्य महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में देखें। तो यहाँ पर है क्या? सबसे पहले तो फर्स्ट में देखें शहरी गर्मी, जो शहरी गर्मी का तापी प्रभाव देखते हैं। ठीक है, इसमें कि नगरीय क्षेत्रों में तापमान क्रम बढ़ने के कारण ये समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ पे इनके कारणों के दुष्प्रभाव शमन रणनीतियाँ चर्चा हो रही है। उसमें जैसे कि भारत के प्रमुख यानी कि जो कि उसमें कि ये प्रमुख भारत के जो प्रमुख महानगर यूएचआई जैसे कि उन प्रभावों के लिए क्या करते हुए नीतिगत चुनौतियों का विश्लेषण किया गया इसी के माध्यम से। फिर इसमें सेकंड अवशिष्ट का प्रबंधन। शहरी क्षेत्रों में के साथ साथ यहाँ पर कचरा प्रबंधन की प्रणाली भी अपर्याप्त है, मतलब कि जहाँ पर कचरा है शहरी क्षेत्रों में आप देखोगे ना तो यहाँ कचरा की प्रबंधन की प्रणाली पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर निरंतर जो बुनियादी ढांचा कैसी हो रही है उसकी कमी हो रही है। इसके आधार पर इसमें की कुछ ज़्यादा ध्यान यानी केंद्रित किया जा रहा है, मतलब कि किस तरह से इनको कचरे को सफाई के तौर के माध्यम से इसको साफ किया जाए और वहाँ पर साफ स्वच्छ या स्वच्छता बनाए रखें। अब देखें इसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का संरक्षण देखें हम इसमें क्या बात कही गई है। तो इसमें बताया गया है कि स्वदेशी समुदाय योगदान की मान्यता दी गई, मतलब कि जो हमारे भारत में है ना जो स्वदेशी सामान है उसकी किस तरह से मान्यता दी जा रही है और आधुनिक संरक्षण के प्रयास की बुनियादी जो यानी कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए जा रहे हैं, मतलब कि किस तरह से उनके प्रयास संरक्षण के प्रयासों के लिए क्या करें? भागीदारी करें, सुनिश्चित करें, जिसके माध्यम से कि जो हो रहे जो इस प्रकार की समस्या जैव विविधता में निरंतर बढ़ते जा रही है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो इसको हमने यहाँ देखा। अब देखें इसमें कि थोड़ा सा क्या वन संरक्षण के बारे में देख लें कि वन संरक्षण क्या है, कि किस तरह से वनों को संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि हम वनों का रक्षा पुनर्वास प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, मतलब कि किस तरह से इनका उपयोग निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। तो इसमें फिर आप देखें इसमें जैसे कि इसमें जैव विविधता है समान जो कि क्या है समन जैव है, जैव विविधता है, संरक्षण है और सतत विकास में इसका प्रयोग किया जा रहा है, मतलब सतत विकास करने में इसकी मदद करता है। और फिर इसमें हम देखें जलवायु परिवर्तन यहाँ पर एसडीसी आप इसको कनेक्ट करके देखिएगा गोल नंबर 13 में आप यहाँ देख सकते हैं जलवायु क्लाइमेट चेंज को गोल नंबर 13 में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो आप वहाँ से देखेंगे इसमें कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो इसका प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही, मतलब कि कहने के मतलब यह हुआ कि जैसे कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है जिस वजह से क्या कि प्राकृतिक आपदाएं मतलब अचानक होने वाली जो आपदाएं निरंतर कैसे हो रही बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों का विस्थापन हो रहा है, मतलब कि जो आपदाएं आ रही है जिसकी वजह से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है इसमें विस्थापन मतलब कि जा रहे हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिरता कैसी हो रही है इसमें निरंतर खतरे में बढ़ रही है, जिस वजह से कहाँ जैसे कि आप हिली एरिया में देखोगे तो वहाँ निरंतर क्या है इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं निरंतर आती रहती है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता रहता है। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं परिवर्तित हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति को आप देखेंगे तो वह खतरे पर हो रहे हैं, मतलब कि निरंतर खतरे पर
आ रही है। इनको निपटने के लिए हमको इस तरह से इनके प्रयास किया जा रहा है, किस तरह के हमको जलवायु परिवर्तन को निरंतर जो हो रहे हैं उनको क्लाइमेट चेंज परिवर्तन को रोकना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिल सके। मतलब कहने का यह हुआ कि हम उनको इन खतरे के आधार पर, खतरों के माध्यम से, उन खतरों की सहायता से इनको हो रहे जो खतरे हैं उनसे किस तरह से इनको निकाला जा सके। अगला फिर आर्कटिक क्षेत्र में रुचि। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं के कारण वैश्विक रुचि बढ़ रही। मतलब जो आर्कटिक क्षेत्र है जहाँ पर की जलवायु परिवर्तन के जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर क्या है उपलब्ध है, जिसकी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, इसमें वैश्विक स्तर पर क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है। अब देखें इसमें कि पर्यावरणीय परिणाम की क्या है, पर्यावरणीय के परिणाम क्या है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि की कमी, वायु प्रदूषण की, जैव विविधता का नुकसान निरंतर हो रहा है। मतलब कि तो अब देखें हम इसमें अगला है मानव का प्रभाव। वनों की कटाई के कारण जो संसाधन है अत्यधिक दोहन हो रहा है। मतलब मानव जो है वह वनों की निरंतर कटाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है उनकी प्राकृतिक जो संसाधन है कि निरंतर क्या हो रहा है उसमें कि कमी आ रही है, जिसका कि दोहन मतलब कि वह निरंतर कमी हो रही है। और पारिस्थितिकी जैसे कि इसकी निरंतर कमी हो रही है। यदि वनों को काटने तो काटने की वजह से क्या करना चाहिए कि एक काटे तो हमको 10 पेड़ लगाना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ प्राकृतिक संतुलन निरंतर बना रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ इसको ऐसा उपाय कर सकते हैं। अब पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जीव और पर्यावरण के संबंधित, मतलब कि पर्यावरण और जीव एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर इनको इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा, जिसमें आज के सेशन में हमने देखा कि जो जुलाई मंथ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, जिसको हमने देखा। तो अब धीरे धीरे करके हम जो अगले आने वाली वीडियो में आप देखोगे तो इसमें हम करेंगे जून मंथ के, और जून और मई के देख लेंगे, और फिर इसके बाद ऐसे करके हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले आपको जुलाई का स्टार्ट करा दिया, फिर इसके बाद 2-2 महीने करके मैं एक ही वीडियो में 2 मंथ का कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकेंगे, जिसकी इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि आप पूरे सीरियल से सभी मंथ के करंट अफेयर को आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंथ की यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।